नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका यह स्टडी में वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग तैयारी। और आपको आज मैं अपने प्लेटफॉर्म पे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जोड़ रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण बॉडी का गठन किया गया था, वह है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता बहुत जरूरी होती है। तो चलिए इस बॉडी के बारे में हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से आपकी परीक्षाओं में लगातार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो या स्टेट पीएससी की परीक्षा हो। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार जो है यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मेंस पे भी लगातार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में मैं सभी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडियां कवर करने वाला हूं और उसके बाद मैं आपको नए टॉपिक में इंडियन पॉलिटी के लिए चलूंगा। साथ ही साथ मॉर्निंग टाइम पर आपको यहां पर करंट अफेयर के बेहतरीन सेशन भी मिलने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक में आते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, भारत का निर्वाचन आयोग जो कि एक परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है। इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, यह स्वतंत्र निकाय है और संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत आने वाली बॉडी है। क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में इस बॉडी का गठन किया गया। यदि आप यहां पर देख लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है, वाज फॉर्म विद द एम ऑफ इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमारे देश में फ्री और फेयर इलेक्शन, निष्पक्ष और पारदर्शी जो मैंने आपको बताया, उस इलेक्शन के लिए बॉडी जरूरी है। आर्टिकल 324 यहां पर यह कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह बॉडी हमारे देश में जो भी हमारी पार्लियामेंट में, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व स्टेट लेजिस्लेटर, जिन राज्यों में विधान परिषद है और जिन राज्यों में विधानसभा है, उन जगह चुनाव कराने के लिए यह बॉडी कार्य करती है। तो एक बार यहां पर समझें कि पार्लियामेंट के इलेक्शन कराती है, स्टेट लेजिस्लेटर के इलेक्शन कराती है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो आपके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। कई बार परीक्षाओं में यह सवाल आते हैं कि ये बॉडी किन किन चुनाव में पार्टिसिपेट करती है, तो आपको ध्यान देना है। पार्लियामेंट में दो चीजें होती हैं, एक तो लोकसभा और एक आपकी राज्यसभा। वहीं यदि स्टेट लेजिस्लेटर की बात करें तो यहां पर एमएलए होते हैं और एमएलसी होते हैं और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि और कौन सी बॉडी में पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो तुरंत आपको ध्यान देना है यहां पर कि जो हमारे पंचायतें होती हैं, जो पंचायत इलेक्शंस होते हैं, उनमें यह पार्टिसिपेट बॉडी नहीं करती है। यहां इससे पंचायत इलेक्शन को बाहर रखा गया है और नगर पालिका के चुनाव में इसका कोई भी भागीदारी नहीं होती है। इस चुनाव के लिए हमारे संविधान में यदि हम बात करें पंचायत और नगर पंचायतों के चुनाव के लिए आर्टिकल 243 के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है। तो यहां पर यह पॉइंट भी आपको याद रखना है, 243 के, और इस आर्टिकल के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो पंचायत और नगर पंचायत के चुनाव में पारदर्शिता, निष्पक्षता का ध्यान रखता है। आपको बता दें जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इसका मेन काम है हमारे इलेक्शन के सुपरविजन करना, पूरी तरीके से सुपरविजन इसी के अधीक्षण में होता है, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। साथ ही साथ यहां पर आपने तीसरा वर्ड देखा होगा, डायरेक्शन देना, मतलब कि हमारे चुनाव को अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशित करने का काम जो है कौन सी बॉडी करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है करती है। यदि आप लोग यहां पर समझिए, वही पॉइंट यहां पे लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है किन किन चुनाव में पार्टिसिपेट करती है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप बोलना पार्लियामेंट इलेक्शंस में। पार्लियामेंट का मतलब यहां पर आपको पता ही है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में। स्टेट लेजिस्लेटर में पार्टिसिपेट करती है स्टेट लेजिस्लेटर। ये कई बार प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। और स्टेट लेजिस्लेटर में जैसे कि विभिन्न राज्यों में तो सभी राज्यों में एमएलए की व्यवस्था होती है, लेकिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो सिर्फ 6 राज्यों में यह व्यवस्था दी गई। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल से होता है और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। कई बार आपकी यूपीएससी एग्जाम में इस फैक्ट पर जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इस चुनाव में पार्टिसिपेट करती है या नहीं करती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इन सभी के चुनाव में पार्टिसिपेट करती है। और किन इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो आप तुरंत यहां पे बोलना कि पंचायत के इलेक्शन में, ठीक है, यह बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करती है। और साथ ही साथ जो है म्युनिसिपैलिटीज, इस इलेक्शन में भी यह बॉडी जो है पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसके लिए हमारे संविधान में 243 के तहत जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात जो है कही गई है।
स्टेट इलेक्शन कमीशन एक बॉडी का गठन करेगा। और आपको बता दें सभी राज्यों में स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो पंचायतों और नगर पंचायतों के चुनाव में पार्टिसिपेट करता है। तो प्लीज इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। एक तो मैंने सबसे पहले आपको आर्टिकल 324 324 के बारे में बताया, उसके आधार पर जो है इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है। फिर मैंने आपको बताया कि यहीं पर बताया गया कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारे देश के चुनाव का सुपरविजन करता है, डायरेक्शन देता है और कंट्रोल भी करता है। इलेक्शन कमीशन का एक प्रमुख कार्य है। और आपको यह भी मैंने बताया कि किन किन चुनाव में जो है इसकी भूमिका जो है देखने को मिलती है और किन चुनाव में जो हमारे देश में होते हैं इसकी भूमिका देखने को नहीं मिलती है। अब अगले उसमें आते हैं, यदि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंपोजिशन के बारे में पढ़ें कि यह बॉडी कब बनाई गई और क्या इसके फंक्शंस हैं और क्या कार्य हैं और कौन सी कमेटियां हैं, तो आइए आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस सभी जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिले होंगे, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि कई बार पलटाया होगा या नहीं पलटाया होगा तो देखिएगा ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इस बॉडी का गठन आर्टिकल 324 के आधार पर 25 जनवरी 1950 को किया गया था। तो 25 जन 1950 को जो है ये बॉडी बनाई गई जब हमारा देश 47 में आजाद हुआ, अंतरिम इलेक्शन हुए। तो उसके बाद आवश्यकता हुई कि एक पता है अब हमारे यहाँ लोकसभा और जो है राज्यसभा के इलेक्शन, उसके लिए पहले ही इस बॉडी का गठन किया गया था। 25 जनवरी 1950 को ये बॉडी बनाई गई। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि हर साल 25 जैन को जो है नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये प्रश्न फैक्ट के रूप में याद रखना कई बार कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी वजह से मनाया जाता है क्योंकि इस बॉडी की एस्टेब्लिशमेंट या फॉर्म जो है इसी समय पर हुई थी। यदि हम बात करें कि इस बॉडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इस बॉडी को क्यों बनाया गया, तो आपको पता है कि संविधान में जो वर्णित है, आपने देखा है पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, राजनीतिक न्याय, और उस राजनीतिक न्याय को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस बॉडी की आवश्यकता पड़ी। तो इस बॉडी का ऑब्जेक्टिव ये है। तीसरी पॉइंट को आपको याद रखना है कि इस बॉडी में कितने मेंबर है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। आपको पता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इस बॉडी में पहले सिर्फ 1 मेंबर बॉडी थी, मतलब एक ही व्यक्ति जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था वही हमारे इलेक्शन को रेगुलेट करता था और वही पूरी तरीके से यहां पर मतलब कि सुपरविजन करता था और वही जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करता था। लेकिन आवश्यकता समय के साथ बढ़ जाती है, कई बार बहुत सारे सदस्यों की आवश्यकता होती है, काम का दबाव होता है। ऐसा ही हुआ 1989 में। आपको बता दें 1989 में एक बिल लाया गया और उसका नाम दिया गया इलेक्शन कमिश्नर, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कमिश्नर अमेंडमेंट बिल या इसको एक्ट कह देंगे क्योंकि अधिनियम है, हमारी पार्लियामेंट में लाया गया 1989। और इस अधिनियम के आधार पर जो है 16 अक्टूबर को जो है हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इस बॉडी में 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करने की बात कही गई 16 अक्टूबर 1989। ऐसा क्यों हुआ, मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भाई अभी तक जब एक मेंबर से 1950 से काम चल रहा है तो 1989 में ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी। तो एक सबसे महत्वपूर्ण रिफॉर्म हुआ था, यदि आप लोगों ने ध्यान दिया हो, कभी आपने पॉलिटी पढ़ी हो तो ध्यान दिया होगा, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। हमारे संविधान में 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। इस संशोधन में जब हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे और सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे राजीव गांधी साहब, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हमारे देश में जो वोटर है उसकी आयु भी जो है जो आप 21 साल रख रहे हैं उससे घटा करके कम करिए, क्योंकि हमारे देश में 21 जो है जो एडल्ट फ्रेंचाइज रखा गया था उसको खत्म किया गया, 21 ईयर ओल्ड पर्सन को हटा करके यहां पर 18 ईयर कर दिया गया। तो यदि आपसे सवाल आता है कि हमारे देश में कब जो है उम्र जो है वोटर की घटाई गई, तो आपको याद रखना है 61वें संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटा करके से 18 वर्ष की आयु कर दिया गया कि अब मत 18 वर्ष का जो व्यक्ति होगा वो मत जो है दे सकता है। अब यदि हम बात करें इसी वजह से जो है उस समय इतना दबाव बढ़ गया कि एक मेंबर जो था उसके कंट्रोल में सारा का सारा सुपरविजन नहीं हो पा रहा था और इसी भार को कम करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट लेकर के आया, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट बिल, और उसके आधार पर 2 नए इलेक्शन कमिश्नर 1 ईयर के लिए अपॉइंट किए गए।
ओनली फॉर 1 ईयर इनका टेन्योर रखा गया कि भाई 1989 से 1990 तक जब तक काम होगा तब तक इनकी हम जरूरतों के लिए इनको रख लेते हैं, फिर हटा देंगे। लेकिन फिर बाद में 93 में ऐसा नहीं हुआ और 1993 के बाद से जो है इस बॉडी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जहां पर सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, इसको मल्टी मेंबर कर दिया गया। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब बात आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको अपॉइंट कौन करता है। भाई जो ये बॉडी है इसके प्रमुख व्यक्ति को नियुक्त कौन करता है। तो हमारे देश में जितनी भी संवैधानिक ढांचे की बॉडियां हैं उन सबकी जो प्रमुख चेयरपर्सन की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लें, ठीक है। चाहे यूपीएससी के चेयरपर्सन हो या कोई भी ऐसी बॉडी हो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति महोदय जो इलेक्शन कमिश्नर जो दो मैंने बताए कि 1993 के बाद मल्टी मेंबर हो गया, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के सलाह पर करते हैं कि आप बताइए इस व्यक्ति को अपॉइंट कर दें। और राष्ट्रपति महोदय जब ये पूछेंगे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से, वो कहेंगे ओके सर कोई दिक्कत नहीं, आप इनको अपॉइंट कर सकते हैं। तो हमारे देश में जो भी इलेक्शन कमिश्नर है उनको नियुक्त कर दिया जाता है। अब बात यहां पे आती है कि इस प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि कई बार इस प्रश्न खड़े होते हैं कि भाई जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो ये बॉडी है, इसमें कहीं ना कहीं जो नियुक्ति है उसमें निष्पक्षता और पारदर्शिता नहीं है। क्योंकि यहां पर हमारे देश की जो संविधान निर्माती सभा थी, उसने इलेक्शन कमिश्नर के लिए कोई क्वालिफिकेशन की बात नहीं की कि योग्यता क्या होगी। तो कोई भी व्यक्ति यहां पर बैठाया जा सकता है, और कई बार तो रिटायर्ड आईएएस बैठाए जाते हैं, लगातार आपने ऐसा देखा होगा। और अभी भी जो हमारे देश के इस समय प्रेजेंट में 26वें इलेक्शन कमिश्नर है वो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ही हैं। तो आपको बता दूं कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के लिए एक यहां पर फिर से रिफॉर्म हुआ अनूप जो है बरनवाल वर्सेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक अनूप बरनवाल साहब थे, उन्होंने जो है एक केस किया, ठीक है। और इस केस के दौरान यह तय किया गया कि भाई जो भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जाते हैं तो उनको लेकर के कमेटी बना दो, और उस कमेटी ने जिस नाम को जो है आगे बढ़ाए तो उसको फिर आप इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में राष्ट्रपति महोदय अपॉइंट कर दें। तो इस कमेटी की बात जो है 2023 में आई है। तो यदि आपसे परीक्षा में आता है अनूप बर्नवाल केस जो है भारत संघ के जो विरोध में लाया गया 2023 में, उस केस के बाद यह निर्णय निकला सुप्रीम कोर्ट का कि भाई जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं और जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो हमारे विपक्ष के नेता होते हैं इन लोकसभा, और साथ ही साथ सीजीआई, इन तीन लोगों को एक कमेटी बना दी गई कि ये जिस व्यक्ति का नाम आगे सजेस्ट करेंगे और उस व्यक्ति के नाम को, जैसे मान लीजिए किसी 4 व्यक्तियों का नाम रखा गया और उसमें एक व्यक्ति के नाम को तीनों ने मिलकर के अपना मत दे करके या 2-1 का अनुपात में मत दे करके उसको राष्ट्रपति के पास पहुंचा दिया जाता है, और राष्ट्रपति महोदय उस पर फिर अपॉइंट कर देते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए वही प्रोसेस है कि इलेक्शन कमिश्नर से राष्ट्रपति महोदय इलेक्शन कमिश्नर से सलाह लेते हैं और फिर व्यक्तियों को अपॉइंट कर देते हैं। योग्यता के संबंध में यहां पर कोई भी योग्यता का वर्णन नहीं किया गया। यदि हम इनके कार्यकाल की बात करें, जो हमारे देश का 1993 के पहले तो लगातार आपने देखा कि 1 मेंबर बॉडी थी और अब मल्टी मेंबर हो गई, तो यहां पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का जो है टेन्योर रखा गया है। अब आप कहेंगे 6 या 65 का तात्पर्य क्या है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए कि 58 वर्ष की उम्र में एज ए इलेक्शन कमिश्नर बन रहा है, तो जो 6 साल जो है अपनी सेवा पे रहेगा, मान लीजिए 58 से 6 कितना होता है, तो आपको पता है 64 साल होता है, तो 1 साल उसके पास रहेगा। या तो कोई व्यक्ति मान लीजिए कि सीधे 60 में बनाया गया, ठीक है, सीधे 60 में बनाया गया, तो वो पता है अपना 5 साल का ही कार्यकाल का, मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष का जो पूर्ण पहले कर लेगा उस आधार पर वो अपने पद से विमुक्त हो जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति को थोड़ा देर के लिए, यदि आपसे यहां पे मैं कहूं, मान लीजिए कि एक इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, और उसका जो है 6 ईयर और 65 ईयर तक कार्यकाल है, ठीक है, लेकिन यदि वह व्यक्ति बीच में ही रिजाइन देना चाहे तो वह रिजाइन दे सकता है। किसे दे सकता है, तो आपको ये ध्यान देना है, राष्ट्रपति महोदय को, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनका मतलब कि कार्य करने में क्षमता नहीं रह गई है, असक्षम है, ठीक है, इनकैपेसिटी है या मिसबिहेवियर कर रहे हैं, तो ऐसे इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है। तो रिमूवल प्रोसेस क्या है, यदि आपसे पूछा जाए, ये भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान देना कि रिमूवल प्रोसेस सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। रिमूवल प्रोसेस यदि इलेक्शन कमिश्नर का पूछा जाए तो सेम एज किसके समान है, सुप्रीम कोर्ट जज के समान है।
अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने की जो प्रक्रिया हमारे संविधान में दी गई है, उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए इनको अपने पद से हटा दिया जाता है। अब यह प्रोसेस प्रक्रिया क्या है, तो आपको पता है कि हमारे पार्लियामेंट सबसे बड़ी संस्था है, संसद। और संसद में क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। संसद की परिभाषा तो यही आर्टिकल 79 में, आपको ये बात तो पता होगी छोटे भाइयों। तो आपको ये ध्यान होगा कि मैंने आपको कई बार बताया कि पार्लियामेंट जो है यहां पर लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पर भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को हटाने के लिए बिल लाया जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए यहां पे बता रहा हूं। अब वह बिल जो है पहले सदन में लाया जाएगा, फिर बिल पे जो है मत होगा, और मत में स्पेशल मेजॉरिटी जो है, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है, भैया स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, तो आप बोलना कि यहां पर 2/3 सदस्य यदि उसके पक्ष में मत दे देते हैं कि इनको यहां पर पद में ना रखिए, तब इनको हटा दिया जाता है, और उसके बाद राष्ट्रपति इनको हटा देते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया कब शुरू होगी, तो 2 आधार पर, मिसबिहेवियर, ठीक है, और इनकैपेसिटी। यदि ऐसा लगता है पार्लियामेंट में कि ये मिसबिहेवियर करते हैं, ठीक है, ये कदाचार करते हैं, ये असक्षम है, इन 2 आधारों पे इसको जो है हटाया जाता है। यदि हम टॉपिक पे आए तो ये देखो, रिमूवल प्रोसेस जो है इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यदि मिसबिहेवियर या आपको मैंने बताया कि यहां पर इनकैपेसिटी, असक्षमता के आधार पर हटाया जाता है। और यह प्रक्रिया कुछ वैसी ही है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के हम लोग न्यायाधीशों को हटाने के लिए पार्लियामेंट में प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो यह पॉइंट भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक पॉइंट और आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भैया जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है, जो हमारे देश का इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, उसके लिए वेतनमान और भत्ते जो हैं सेम वैसे ही हैं जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के होते हैं। जैसे 3.5 इस समय प्रेजेंट में 3.5 लाख रुपए का मोटा अमाउंट ये लोग उठाते हैं। और आपको पता है यही प्रक्रिया जो है हमारे जजों के लिए है, और यही अमाउंट जो है इनको मिलता है, समान वेतन मिलता है, और हटाने की प्रक्रिया भी समान है। ठीक है, आइए दूसरे अगले टॉपिक में यहां पर चलते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठता है कि भैया इतने खूबसूरत पद में जो लोग बैठते हैं तो वो तो बड़े विशेष होते होंगे। बिल्कुल विशेष होते हैं, उनमें विशेष योग्यताएं होती हैं। और आपके मन में यह भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भैया ऐसा पहला व्यक्ति कौन था जब ये बॉडी 25 जनवरी 1950 को बनाई गई थी। तो ये शख्स हैं, इनकी तस्वीर आप देख लीजिए, ठीक है, और इनका नाम है, हमारे देश के पहले जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं, और इनका नाम है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये हमारे देश के पहले फर्स्ट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए। और पहले तो सिंगल बॉडी ही थी, तो यही एक व्यक्ति थे, और यही पूरा का पूरा जो है हमारे देश में जो भी सुपरविजन था इलेक्शन का, जो भी डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता था या जो भी कंट्रोल करना होता था, यही करते थे। तो ये पहले व्यक्ति थे, और ये लगातार जो है 1950 से लेकर के 1950 से लेकर के 1958 तक रहे हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे भैया ये 6 साल वाला प्रोविजन, तब इसमें ये नहीं था, और ये 1958 तक रहे हैं लगातार। ठीक है, 2 टर्नओवर लगभग रहे हैं। सेकेंड नंबर पे यदि आपके मन में प्रश्न है कि ये तस्वीर किसकी है, तो ये हमारे दूसरे जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और इनका नाम है के.वी.के. सुंदरम। के.वी.के. सुंदरम। और ये महान शख्स भी हमारे देश के क्या हुए हैं, दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं। और ये अपने पद में जो है 1900, यहां पर ये देखेंगे 1958 से लेकर के जो है 67 तक जो है 1967 तक जो है रहते हैं। मतलब चाइना का जब युद्ध वगैरह हुआ था ना, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू के साथ तो ये थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के साथ ये भी रहे, लेकिन 62 के बाद 67 तक जो है लगातार रहते हैं, जब तक हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आ जाता। अब तीसरे नंबर पर जो तस्वीर है, ये हमारे देश के तीसरे जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और इनका नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और इनका नाम है एसपी सेन वर्मा। एसपी सेन वर्मा। ठीक है, तो पहले कौन थे, सुकुमार सेन थे, दूसरे कौन थे, तो के.वी.के. सुंदरम थे, और तीसरे कौन थे, एसपी सेन साहब थे। और एसपी सेन साहब पे भी याद रखिएगा कि ये 67 से लेकर के 1967 से लेकर के 1972 तक जो है ये अपने पद में रहे। अब मैंने एक तस्वीर यहां पे लगाई हुई है, ये महिला है। हमारी परीक्षाओं में कई बार जहां पर फैक्ट या कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं यूपीएससी में, वहां पर ए स्टेटमेंट में कहा जाता है कि भारत की पहली महिला, ठीक है,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में कौन हुई, और नाम यहां पर गलत होता है और आप उस स्टेटमेंट को सही कर देते हैं, यह कब हुई। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश में एक ही अभी तक जो है महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुई है, फर्स्ट एंड लास्ट, और इनका नाम है छोटे भाइयों वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी। ये जो तस्वीर लगाने का उद्देश्य था, यहां पर इसका उद्देश्य है फर्स्ट वुमेन, पहली भारतीय महिला फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुई। इस तस्वीर को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न यदि परीक्षा में आएगा तो आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आपकी तैयारी के दौरान, ठीक है, चाहे यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी हो, फैक्ट के साथ डिस्क्रिप्टिव मोड में जाएंगे तो मजा अलग आता है। ठीक है, तो थोड़े बहुत फैक्ट भी जरूरी हैं, क्योंकि फैक्ट के प्रीलिम्स के लिए पहले आपको टैकल करना होता है, तो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो वी.एस. रमा देवी जो है, इनका टेन्योर बहुत छोटा था। छोटे भाइयों, ये पता है 26 नवंबर को जैसे मान लीजिए अपने पोस्ट में जाती हैं और 1990 में, और सिर्फ ये लगभग जो है 12 दिसंबर 1990 तक ही रहती हैं। तो मतलब कि लगभग जो है आप देखेंगे तो वही 4 दिन यहां पर जोड़ लीजिए, वही 10, 12, 15 दिन के आसपास का इनका टेन्योर जो है रहता है। 11 दिसंबर तक ही इस पद में रहती हैं ये। ठीक है, तो आपको यहां पर 26 से 11 इतना कम टेन्योर है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण ये नाम है कि आपके बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम हैं या बहुत सारे ऐसे वनडे एग्जाम हैं या आपके स्टेट पीएससी एग्जाम है, वहां पर वी.एस. रमा देवी का नाम कई बार प्रश्न के रूप में देखने को मिला है। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। सुकुमार सेन, सुंदरम साहब और एस.पी. सेन साहब, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। और यहां पर जो पहली महिला है वी.एस. रमा देवी, और इनका कार्यकाल 90 के आसपास था। इसके बाद टी.एन. शेषन साहब आए, और टी.एन. शेषन साहब ने बहुत बड़े रिफॉर्म किए, उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और आप कहेंगे भैया आपने पहला बता दिया, महिला बता दी, दूसरा और तीसरा बता दिया, टी.एन. शेषन साहब को भी बता दिया, लेकिन आपने आखिरी नहीं बताया। तो अभी हमारे देश में मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं 26वें जो हैं कौन है, उनके बारे में बताऊंगा। तो ये बात तो आपको पता चल गई कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कंपोजिशन में आपको मैंने बताया कि यह पहले 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी, फिर मल्टी मेंबर हो गई। मल्टी मेंबर कब से हुई, तो ये भी मैंने बताया कि 1989 में एक एक्ट लाया गया था, फिर उसके बाद 1993 से कंटिन्यू कर दिया गया 1 ईयर के लिए। 1989 से 90 जो है मल्टी मेंबर कर दिए गए, और फिर जो है मल्टी मेंबर कर दी गई 93 के बाद। आपको पता है कि अभी हमारे देश के जो इस समय करंट में, अब करंट अफेयर से सवाल बनता है कि करंट अफेयर में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो आपको याद रखना ज्ञानेश कुमार है। और यह भी ध्यान देना है कि ये 26वें जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मतलब 26 जो है ये 26वें हैं। और इनकी सहायता और इनके काम के भार को कम करने के लिए हमारे देश में आपको पता है 1993 के बाद ये व्यवस्था कर दी गई। 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो इनका नाम है सुखबीर सिंह साहब जो है, सिंधु साहब, और एक जो है डॉक्टर विवेक जोशी का नाम भी आपको याद रखना। तो ये करंट में तीनों नामों को याद रखना है। पहले व्यक्ति कौन थे, सुकुमार सेन थे, दूसरे कौन थे, केवी के सुंदरम साहब थे, तीसरे कौन थे, एस.पी. सेन वर्मा थे, और पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हुई, तो आपको वी.एस. रमा देवी। और मैंने बताया कि ज्ञानेश कुमार जो है ये 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। रिटायरमेंट के बाद जो है इनको इतना खूबसूरत पद मिला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और आप भी भविष्य में सफल होकर के ऐसे ही पदों में पहुंचेंगे। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, यदि हम बात करें इस बॉडी के बारे में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, इसका कार्य क्या है। सबके मन में प्रश्न है कि ये बॉडी करती क्या है। बहुत कोई मन में प्रश्न का उत्तर भी है कि अरे ये तो चुनाव से जुड़ी हुई बॉडी है, लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, इसके फंक्शंस क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो आइए यहां पर हम आते हैं टॉपिक पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसके मुख्य कार्य जो है परसीमन करना, डिलिमिटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो भी चुनाव के क्षेत्र हैं उनका परसीमन करना। परसीमा मतलब क्षेत्र को कई बार घटाना और बढ़ाना। ठीक है, ये बॉडी का काम है कि मान लीजिए कि ये विधानसभा जो है, अब ये विधानसभा का क्षेत्र यहां पर भी अब आएगा, ये विधानसभा जो है अब खत्म कर दी जाएगी, ये विधानसभा इस जो है विधानसभा के साथ मिलेगी। कई बार आपने देखा होगा कि एक जो है आपने जिला में जहां पर लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें 2 जिले की सीमाएं भी आ जाती हैं, तो लोकसभा क्षेत्रों का ये परसीमन जो है डिलिमिटेशन करना भी कार्य किसका है, चुनाव आयोग का कार्य है कि भाई ये कौन से मत देने वाले लोग जो है किस विधानसभा और किस जो है लोकसभा के अधीन आएंगे। ठीक है,
साथ ही साथ वोटर लिस्ट तैयार करना, जिसको हम लोग इलेक्टोरल रोल्स बोलते हैं। वोटर लिस्ट, आपकी 18 वर्ष की उम्र के यदि कोई छोटा भाई है तो आप कहते हैं भैया इसका वोटर लिस्ट में नाम करा दो, तो नाम जो शामिल करने की प्रक्रिया वो भी कौन तैयार करने का काम करता है, तो आपका चीफ जो इलेक्शन कमीशन जो है वही करता है। लेकिन छोटे भाइयों, अभी आपने देखा महाराष्ट्र में चुनाव है, विपक्षी दलों के द्वारा जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है उसके ऊपर प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि भाई 39 लाख जो है न्यू वोटर कैसे आ गए। इसको लेकर के भी अब लगातार रिफॉर्म हो रहे हैं। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में समय समय पर रिफॉर्म किए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, और अभी भी आगे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इसको हम वो करें। तो अभी आज आपने देखा 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई और हमारे इलेक्शन कमीशन ने जो है विभिन्न पार्टियों के जो है प्रमुखों को बुलाया और कहा कि अब मैं इस अप्रोच में काम कर रहा हूं कि जो आधार है, UIDAI जो है हमारा आधार कार्ड है, वह अब हमारे वोटर कार्ड से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें पता है ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई डुप्लीकेसी नहीं रहेगी। और थंब इंप्रेशन भी हो सकता है भविष्य में ऐसा करें कि थंब इंप्रेशन से आप वोट डालने जाएं तो आप वेरीफाई हो, तो ये भी हो सकता है आगे अप्रोच के लिए, और इस तरीके से पारदर्शिता और भी बढ़ेगी। तो ये एक नई वो हुई है। तो अभी निर्वाचन नामावली तैयार करने की दिशा में काम हो रहा है और निर्वाचन नामावली यही तैयार करती है। और वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने की बात 2015 में कुछ समय के लिए की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट में कहा कि कर सकते हैं, लेकिन अभी मीटिंग के बाद ये निर्णय निकल रहे हैं। विभिन्न प्रकार की जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं छोटे भाइयों, आपने देखा है कि बहुत सारी क्षेत्रीय दल होते हैं, बहुत सारे राज्य स्तरीय दल होते हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय दल होते हैं। राष्ट्रीय दलों की संख्या तो बहुत कम है क्योंकि उसका एक क्राइटेरिया है, और उस क्राइटेरिया पे मैं बात करूंगा कि कौन से दल जो है राष्ट्रीय दल के रूप में बन सकते हैं, तो उसको भी बताऊंगा मैं। तो दलों की मान्यता कि ये पार्टी अब जो है, जैसे आम आदमी पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह जो झाड़ू है, या भारतीय जनता पार्टी जिसका कमल का फूल है, या आपका बहुजन समाजवादी पार्टी उसका आपका हाथी है, तो चिन्ह देना और जो है पार्टियों को मान्यता देने का काम भी इलेक्शन कमीशन ही करता है। ठीक है, राजनीतिक दलों को चिन्ह देने का काम भी यही करता है। चुनाव की तिथियां, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार जब चुनाव होते हैं कि विभिन्न राज्यों के चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं, और आपने देखा होगा कि उन चुनाव को चरणबद्ध तरीके से कराया जाता है कि इस चरण में इस एरिया का मतदान होगा, इस चरण में इस एरिया का मतदान होगा, क्योंकि शुचिता बनी रहे, पारदर्शिता और निष्पक्षता बना रहे, इसके लिए अलग अलग तिथियां और चरण होते हैं। तो तिथियों और चरणों की घोषणा जो है करने का कार्य कौन करता है, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है करता है। यदि हम बात करें निर्वाचन का नियंत्रण और जो है निरीक्षण, आपने देखा होगा जब चुनाव घोषणा हो जाती है तो उसी समय आपने देखा होगा चुनाव की तिथि घोषित होते ही आचार संहिता लग जाती है, और आचार संहिता लगने के बाद जो भी आपकी लोकल बॉडीज होती हैं या लोकल जो सुपरविजन बॉडीज होती हैं स्टेटों में, जैसे स्टेट लेजिस्लेटर होते हैं, उनके कंट्रोल को पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, इलेक्शन कमीशन के विभिन्न पदाधिकारी जो है इसको कंडक्ट कराने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और सुपरविजन इलेक्शन पे काम करते हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होना, चुनाव आचार संहिता को फुल डिटेल्स में मैं इसी वीडियो में लास्ट में बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। जब आचार संहिता लग जाती है तो विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, सरकारी योजनाओं को घोषणा करना और विभिन्न प्रकार की चीजें हैं। इसमें आचार संहिता में एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसको कहा जाता है कि एक चुनाव में निष्पक्षता रहे, लोगों के लोक लुभावन ऑफर्स पे जो है वोट ना पड़े, बहुत ही पारदर्शी चुनाव हो, उसके लिए ये आचार संहिता लगाई जाती है। इसको फुल एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो में। आपको बता दें कि कई बार आपने देखा है कि रीजनल कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं चुनाव के दौरान, जो है बहुत सारे रीजनल कमिश्नर RC, ठीक है, बहुत सारे जो है और पदाधिकारी जो है अपॉइंट किए जाते हैं जो चुनाव को रेगुलेट करते हैं। वो सभी जो है कंट्रोल में किसके होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होते हैं। संसद सदस्यों की अयोग्यता पे भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को सलाह देता है। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 52वां 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 1985 में लाया गया। पहले आया राम गया राम के भारत जैसे देश में पॉलिटिक्स हुआ करती थी कि आज इस पार्टी में है और कल पता चला कि वही इंसान वो दूसरी पार्टी में, पता चला कि उसका साला दूसरे में, तो बोला जीजा जी आप वहां क्यों है, हमारी तरफ आ जाइए। ठीक है, तो आया राम गया राम की पॉलिटिक्स के बाद यह निर्णय हुआ कि भाई ऐसे तो चुनाव कोई किसी पार्टी जीतता है, किसी पार्टी में शामिल हो जाता है। तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून लाया गया 1985 में, और इसके आधार पर यदि किसी व्यक्ति को यह मान लिया जाता है कि उसकी सदस्यता खत्म करनी है तो उसके लिए राष्ट्रपति महोदय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सलाह लेते हैं। और कई बार इलेक्शन के दौरान जो है जो इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट है उसको प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते जो भी कैंडिडेट होते हैं, तो उनके
सदस्यता को निरस्त करने के दृष्टिकोण पर भी जब बात होती है तो उस पर भी राष्ट्रपति जो है इन्हीं से सलाह लेते हैं। तो इसी वजह से इनसे सलाह लेना जरूरी होता है। उसी प्रकार से जैसे राज्यों में एमएलए जो आपके विधान सभा के सदस्य होते हैं या विधान परिषद के एमएलसी जो सदस्य होते हैं, उनकी निर्योग्यता के लिए यदि उनकी निर्भरता कहीं दिखाई जाती है तो उसके लिए भी यह जो है राज्यपाल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परामर्श लेता है। तो ये जो है इस बॉडी के प्रमुख कार्य हैं जो आपको ध्यान देने हैं। और ये पता है छोटे भाइयों, जो मैंने वन पॉइंट में लिखे हैं इंग्लिश में और हिंदी में, तो इनको एक बार यदि आप सरसरी नजर पे देख लेंगे ना तो इनसे जुड़े हुए आप डिस्क्रिप्शन पे भी जा सकते हैं। चलिएगा, तो छोटे भाई यदि हम इस बॉडी पे बात करें तो हम इस बॉडी का जब आर्टिकल मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान के भाग 15 में ये बॉडी आई और आर्टिकल 324 से 329 तक आई। तो भाई 324 के बाद 325, 26, 27, 28 और 29 ये जो आर्टिकल है इनको भी समझ लेते हैं कि इनमें क्या है। देखो मैंने आर्टिकल 324 तो आपको एक्सप्लेन कर दिया है फुल, ठीक है, कि आर्टिकल 324 यही कहता है कि हमारे देश में एक चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा और इस चुनाव आयोग का कार्य होगा, ठीक है, सुपरडेंस करना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना और कंट्रोल करना इलेक्शंस का। वहीं पर मैंने आर्टिकल 325 है, इसको भी थोड़ा समझिए। देखिए एक बार, आर्टिकल 325 कहता है नो पर्सन इज टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू द क्लेम टू बी ए इंक्लूडेड इन ए स्पेशल इलेक्टोरल रोल, ठीक है, ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। जैसे यदि आप धर्म के आधार पर या अपने मूल वंश के आधार पर कि मैं वहां पर जन्म लिया हूं या मेरा मूल वंश वो है या मेरी ये कास्ट है या मेरा ये सेक्स है, किसी भी व्यक्ति को इन आधारों पे, ठीक है, यदि कोई कहे कि भाई वो तो उस लिंग का है उसको, तो उसके मत के अधिकार से उसको हटाया नहीं जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के अपात्र नहीं ठहराया जा सकता है कि भाई मुझे आप वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करोगे तो आप इन आधारों पे खंडित नहीं कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान देना है 325 ये बात को कहता है, ठीक है। 326 जो आर्टिकल है लोकसभा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में वयस्क मताधिकार की बात करता है। छोटे भाइयों, हमारे देश में आपने देखा है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है हाउस ऑफ पीपल्स का और लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, आपने देखा है कि ये दो चुनाव की बात की गई है 326 में। अब आपके मन में प्रश्न आएगा भैया इसमें राज्यसभा नहीं आता है और सिर्फ लोकसभा और एमएलए के इलेक्शन है। आपको पता है हमारे देश में यही दो चुनाव हैं जो कि रेगुलेट करने वाली बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पर डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है जहां पर आप डायरेक्ट जो है यहां पर मत जो है अपने मत का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे राज्यसभा और राज्यों में जो आपने बताया था भैया एमएलसी के चुनाव, वहां पर आपका डायरेक्ट मत नहीं होता। आप कभी भी अपने मत से कोई भी राज्यसभा सदस्य को नहीं चुने होंगे, ना ही अपने मत से आपने विधान परिषद के सदस्यों को चुने होंगे। उनके लिए अलग मत की प्रक्रिया है, ठीक है। राज्यसभा के लिए आपको पता है एमएलए पार्टिसिपेट करके वोट देते हैं और एमएलसी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ परसेंट किसी अप्रोच से ले जाते हैं, कुछ परसेंट किसी अप्रोच से ले जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र का भी उसमें रखा गया है, ठीक है। 1.6 1/6 1/12 कुछ परसेंटेज बांटा गया, तो उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको एमएलए और एमएलसी जब आपको मैं स्टेट लेजिस्लेटर के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको यहां पे ध्यान देना है कि हमारे संविधान का 326 कहता है कि लोकसभा और राज्यों के विधान सभा के चुनाव में एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए। मतलब कि अब जो है 18 साल की उम्र ही एडल्ट फ्रेंचाइज में आती है। मैंने आपको बताया 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, तो वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे कौन? एडल्ट, वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से उम्र के जो वोटर लिस्ट में नाम धारक हैं वह जो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे संविधान का आर्टिकल 327 कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक ए प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेटर। विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति जो है कि भाई विधानमंडल में जो चुनाव होते हैं एमएलए और एमएलसी के, उस पर शक्ति किसकी? पार्लियामेंट। वैसे भी मैं आपको बता दूं फाइनली पावर तो पार्लियामेंट के पास ही होती है किसी भी रूल को बनाने के लिए। आपको पता है पार्लियामेंट वो हमारी केंद्र की विधायिका है, लेजिस्लेटर है, ठीक है। आपको पता है हमारे 3 स्तंभ होते हैं, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जुडिशरी और लेजिस्लेटर। तो लेजिस्लेटर का मतलब होता है कानून बनाने वाली संस्था। तो हमारी कानून बनाने वाली संस्था कौन है? पार्लियामेंट है। तो कोई भी कानून बनाना है तो उसमें कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ही बनाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा फाइनल वर्डिक्ट में, ठीक है। आर्टिकल 328 जो है ये कहता है पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेटर। राज्य विधानमंडल के ऐसे विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध बनाने का, ठीक है, यहां पर इसके पास वो जो है राइट दिया गया है। वहीं पर आर्टिकल
329 कहता है कि चुनावी मामले में न्यायालयों द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। यदि कहीं पर इलेक्शन की बात आती है और इलेक्शन के दौरान की बात आती है तो उस पे न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करते कि यहाँ इलेक्शन आपने अगर आइए यहाँ के वहाँ पर इलेक्शन करा रहे हैं, इस पे आपने देखा होगा कभी भी नहीं। आप कई बार कहेंगे भैया कुछ ऐसे केस होते हैं जो कि कोर्ट तक चले जाते हैं, यदि चुनाव में मतलब कि सही तरीके से पारदर्शिता नहीं रखी गई, ठीक है, या अनियमितता रखी गई है, तो उस समय आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन चुनाव के दौरान आप न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं करवा सकते हैं, कि चुनाव में न्यायालय द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। अब कुछ जो है छोटे भाइयों, ये तो आप जान गए आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक जो है हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन के बारे में वर्णित आर्टिकल, जो हमारे संविधान के भाग 15 के अंदर निहित हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं छोटे भाइयों की आवश्यकता पड़ी समय समय पर, जब हमारा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है, और इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा जो है इसको सुचारू चलाया जाता है, तो इसके लिए आवश्यकता पड़ी कि नई नई कमेटियां बनाई जाएं, जिससे पता है इलेक्शन में मतलब और भी बढ़िया हो, इलेक्शन में रिफॉर्म हो, ठीक है, और जो नए इनोवेशन को जोड़ा जा सके। तो इसी दृष्टिकोण से जब से ये बॉडी बनी 1950 से 25 जनवरी से, तब से जो है यहाँ पर बहुत सारी कमेटियां बनाई गई और कमेटियों ने समय समय पर सने सने अपनी सिफारिशें भी दी। ठीक है, तो यहाँ पर एक केस संथानम कमेटी है। ये क्वेश्चन छोटे भाई कैसे आते हैं, जैसे आपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखा, वहां पर दे गया कि केस संथानम कमेटी पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू करने के लिए 1993 में लाई गई। तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल गलत है। केस संथानम कमेटी जो है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान में सबसे पहले लाई गई, लेकिन पूरे देश में नहीं अप्रोच बन पाया, क्योंकि शैक्षणिक आधार पर हम पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको बताने केस संथानम कमेटी जो है वो इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई है और जो है 1962 में जो है लाई गई। तारकुंडे कमेटी, अब जैसे आ जाए तारकुंडे कमेटी किससे संबंधित है, तो आप बोलना इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित है। वन एग्जाम में या पता है स्टेट पीएससी में कहीं क्वेश्चन आता है, तो तारकुंडे कमेटी कई बार पता है करेक्ट इनकरेक्ट के मैच में भी आ जाता है, ठीक है, या आमने सामने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आपको तारकुंडे कमेटी 1974 में आई, 1974 में, और यह जो है एडल्ट फ्रेंचाइज की उम्र जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष करने की बात करती है। अब आपको यह भी याद रखना है कि तारकुंडे कमेटी की सिफारिश को कब माना गया छोटे भाइयों, तो आप बोलना 61 संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में माना गया। और इसके बाद जो है ये उम्र जो है पहले 21 साल का व्यक्ति ही वोटर हुआ करता था देश में, और फिर 18 कर दिया गया। तो ये बात जो है तारकुंडे कमेटी ने कही थी। एक सखधर है, श्यामलाल सखधर साहब थे ये, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी 1981 में आई और इस कमेटी ने छोटे भाइयों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस कमेटी ने मतदाताओं के लिए, जो वोटर है, पहले भाई वोटर के लिए ये नहीं होता था कि वोटर आईडी हो, तो इसने मतदाता परिचय पत्र को अनिवार्य कर दिया था। कहा कि भाई देखिए देश में, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि चुनाव में पारदर्शिता हो, ठीक है, और शुचिता बनी रहे, तो उसके लिए जो है यहां पर वोटर आईडी जरूरी है। नहीं पता नहीं चलता कि कौन सी गुट्टी किसका चेहरे में वो ढक करके, ठीक है, साड़ी पहन करके कौन किसके नाम का वोट डालाती है, पता नहीं चलता। तो ऐसी व्यवस्था के लिए सखधर कमेटी ने कहा कि भाई वोटर पहचान होनी चाहिए। गोस्वामी समिति जो है 1990 में आई और इसने कहा कि देखिए भाई जो हमारे बैलेट पेपर हैं इसमें पता बहुत सारा खर्चा है, ठीक है, पेपर को प्रिंट कराना, पेपर को प्रिंट कराने के बाद पता है उसको सही तरीके से वोट उसमें करवाना, कई बार पता है इनवैलिड वोट बहुत पड़ जाते हैं, या आपने देखा पेपर में कई बार जो है काउंटिंग की समस्या बहुत होती है, बहुत समय लगता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा बूथ कैप्चरिंग में पेपर वाले जो एरिया होता था उसको उठा करके ले जाते थे, उसमें इंक डाल दी जाती थी। आपने पता है बॉलीवुड मूवियों में ये सब सीन देखे होंगे। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए, और भारत ऐसा ही है, सिनेमा में जो दिखाया गया भारत उससे कुछ अलग नहीं था उस दौर पे, तो गोस्वामी समिति ने कहा कि ईवीएम का प्रयोग जो है होना चाहिए और ये जो है फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ होना चाहिए, क्योंकि चुनाव के लिए, लोकतंत्र के, इतने बड़े लोकतंत्र के चुनाव के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। टीएन शेषन साहब जब आए, मैंने आपको बताया कि जब वीएस रमा देवी 1990 में रिटायर करती है दिसंबर के महीने पर, तब एक बहुत ही बेहतरीन इलेक्शन कमिश्नर मिलते हैं टीएन शेषन साहब। ये 1992 में एक से अधिक क्षेत्रों में चुनाव में लड़ना प्रतिबंधित कर दिया कि भाई पहले दो तीन जगह चुनाव लड़ते थे, फिर एक जगह को पद छोड़े, दूसरे अपने बेटे को खड़ा करके उसको चुनाव जिताए, तो ऐसा ना हो इन्होंने कहा, और इन्होंने तो बहुत रिफॉर्म किया है, ठीक है। टीएन शेषन साहब ने ही ईवीएम को बढ़ावा दिया। जैसे आपने देखा शराब की दुकानें बंद कर दी जाती हैं 48 घंटे पहले, वो टीएन शेषन साहब ने कराए। अब आपने देखा कई बार जैसे कहीं चुनाव में कोई व्यक्ति जीत भी जाता है और उसके बाद असमय वो
उसके जीवन में कुछ हो जाता है, ये घटना हो जाती है, तो उपचुनाव की स्थिति होती है। उपचुनाव की समय सीमा भी इन्होंने बनाई कि छह मतलब कि माह के अंदर चुनाव होना चाहिए। इन्होंने वैकेशन की व्यवस्था की। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे इलेक्शन जिस एरिया में होते हैं वहां पर सरकारी कर्मचारी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने उस दिन छुट्टी की कि भाई आपको वेतन मिलेगा और आप छुट्टी करके वोट दीजिए। इलेक्शन कैंपेन पे इन्होंने जोर दिया। 14 डे जो है, जो आपने देखा है पहले 21 दिन तक इलेक्शन चला करते थे कि चुनाव प्रचार चलता था, अब 14 दिन का इलेक्शन कैंपेन की इन्होंने बात की। हथियारों को लेकर के भी इन्होंने कहा कि जो हथियार होते हैं लाइसेंसी, उनको जमा करने की बात कही, ठीक है। डाक मतपत्र की बात जो है इन्होंने कही। डाक मतपत्र जो है व्यवस्था लाया गया कि भाई बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं तो उनके मतों को हम ले सकें, सरकारी अधिकारी होते हैं या आर्म फोर्स जो होते हैं उनके प्रॉक्सी मतों की बात जो है, ये सब जो है टीएन शेषन सामने रिफॉर्म किए थे। और ये रिफॉर्म जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, ठीक है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियां तो देखो भाई, सबसे पहले हमने ये सारी की सारी कमेटियां पढ़ ली, ठीक है। टीएन शेषन कमेटी मैंने बता दी। अब टीएन शेषन कमेटी के बाद इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, ये क्वेश्चन आपकी बहुत सारी परीक्षाओं में आया है। इंद्रजीत गुप्ता साहब ने जो है सार्वजनिक कोष के यहाँ पर चुनाव व्यय में बात की, ठीक है। और यहाँ पर एक जो है मोइली कमेटी, वीरप्पा मोइली, इन्होंने प्रशासनिक सुधार की रिपोर्ट अपनी जो जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें इन्होंने बात की। रेड्डी कमेटी है यहाँ पर, ठीक है। रेड्डी कमेटी जो है, इन्होंने राजनीतिक दलों को चुनाव के समय विलय पर प्रतिबंध हो, ठीक है, कि वहां पर चुनाव के समय जो मिलते हैं उस पर बात कही थी इन्होंने। जीएस वर्मा कमेटी जो है, इन्होंने कहा कि आपराधिक कानून में संशोधन होना चाहिए कि कौन से व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, कौन से क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब की बात जो है इन्होंने की थी। इन कमेटियों के नाम आपको याद रखना है और कई बार इन कमेटियों की ईयर याद रखनी है। जीएस वर्मा कमेटी 2018 है और रेड्डी कमेटी 2011 है, ठीक है। और आपको इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 और टीएस आपको याद रखना शेषन कमेटी 1992, ठीक है। तारकुंडे कमेटी और मैंने आपको के संथानम कमेटी बताया, और तारकुंडे कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपका यहां पर टीएन शेषन और गोस्वामी कमेटी, दिनेश गोस्वामी साहब थे और उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसमें ईवीएम की बात की गई और वोटर आईडी की बात जो है कही गई। भारत जो देश है, इसमें चुनाव आयोग द्वारा आपने देखा कि चुनाव आयोग सारे कार्य करता है। मैंने आपको बताया कि भाई सारी आपको मैंने पॉइंट बताए, उसमें एक कार्य मैंने ये भी बताया था कि भाई पार्टियों को जो है मान्यता प्रदान करने का काम भी जो है हमारे इलेक्शन कमीशन का है। अब आप लोग देखेंगे भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देना का मानदंड जो है वो कौन तय करता है? चुनाव आयोग ही किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाता है कि यह नेशनल पार्टी है, और इस बात को कौन करता है तय? तो आपका चुनाव आयोग करता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि यदि अब किन पार्टियों को जो है यहां पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है? तो सबसे पहले यदि वह पार्टी लोकसभा या विधानसभा के जो भी मतलब कि इलेक्शंस हुए हैं, आम चुनाव हुए हैं, उसमें जो वोट पड़े हैं उसका 6% वोट पाले। यदि कोई पार्टी किसी राज्य में यदि विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हुए हैं या तो वहां पर 6% जो है मत प्राप्त कर ले, या आपको बता दें लोकसभा में 4 जो है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पार्टी के जीत जाएं, तो एक आधार ये है, तो पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि लोकसभा, भाई लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, विधानसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, उस पर यदि कोई 6% वोट पा जाती है पार्टी, तो वह जो है क्या कर सकती है, अपनी पार्टी को लेकर के इलेक्शन कमीशन में जा सकती है कि हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दीजिए, क्योंकि हमारे 4 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। दूसरा आधार है कि यदि आम चुनाव में लोकसभा में 2% वोट जो है किसी पार्टी को मिले हों, 2% सीटें जीत गई हो। जैसे हमारे देश में जो 2% सीटें, मतलब कि हमारी जो 543 सीटें हैं उसमें 2% जीत जाएं, ठीक है। 2 तो आपके एंग्लो इंडियन वाली व्यवस्था खत्म कर दी गई। तो यहां पर यदि आपसे कहा जाए 2% सीटें जो जीती गई हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर आप अपनी पार्टी को इलेक्शन कमीशन में जाकर ये कह सकते हैं कि देखिए हमारा प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा है, तो हमें जो है नेशनल पार्टी का स्टेटस दीजिए। अगला एक पॉइंट और है कि यदि 4 राज्यों में वह पार्टी, ठीक है, 4 स्टेट में जो है क्या है, आपका स्टेट पार्टी के रूप में दर्ज हो जाए कि भाई 4 जगह जो है वो राज्य स्तरीय पार्टी हो, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड हो जाए एज ए स्टेट पार्टी, तो ऐसी पार्टी को भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा के लिए आप जो है इलेक्शन कमीशन के सामने जा सकते हैं। तो अभी हमारे देश में इलेक्शन कमीशन के आधार पर जो है कितनी राष्ट्रीय पार्टियां, तो इनकी संख्या आपको मैं बता रहा हूं। ये आपकी 6 जो है राष्ट्रीय पार्टियां। आपको पता है छोटे भाई, आम आदमी पार्टी जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। और यहां पर हमारे अरविंद केजरीवाल साहब जो थे, इन्होंने इस पार्टी का गठन किया था
और आपको बता दें यह एक राष्ट्रीय पार्टी अभी हाल ही में बनी है, ठीक है। बहुजन समाजवादी पार्टी, आपको पता है बहन जी, ठीक है, हमारी मायावती जी के द्वारा, जिनका चुनाव चिन्ह हाथी है। 1984 में इस पार्टी को बनाया इन्होंने। उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में इन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया और बहुत ही मतलब कि बड़ी लीडर हैं ये। इनकी पार्टी 1984 में बनी और यह भी राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बीजेपी, आप देखते हैं लगातार, आप पिछले 2014 से इसका प्रदर्शन आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और यह पार्टी जिसके अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा साहब हैं, ये पार्टी के जो हैं जो भी चेयरपर्सन होते हैं उनके नाम दिए हुए हैं। यह पार्टी 1980 बनी थी, ठीक है, 1980 में बनी थी। आपको बता दें कम्युनिस्ट पार्टी जो है सीपीआईएम, ठीक है, सीपीआईएम जो है, जो मार्क्सिस्ट पार्टी, ये 1964 में बनी पार्टी है और प्रकाश कारत जो है इसके अंतरिम अभी अध्यक्ष हैं। यह पार्टी भी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। तो 3 ये पार्टी हो गई और 3 ये पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता है 28 दिसंबर 1885 में बनी हुई पार्टी थी, जिसकी पहली मीटिंग आपको पता है बॉम्बे में हुई थी। 18 हिस्ट्री यदि आप लोग पढ़ेंगे, वरना आपको मैं पढ़ाऊंगा भी। 1885 में कांग्रेस बनाई गई थी, ठीक है। विभूषण बनर्जी साहब जो इसके अध्यक्ष बने थे और अभी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है इसके अध्यक्ष हैं, 85 में बनी है। नेशनल पीपल्स पार्टी एक नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है। आप लोग यदि मेघालय और यदि नागालैंड और इस एरिया में जाएं तो यहाँ पर इस पार्टी है और इसका किताब जो है चुनाव चिन्ह है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। इस पार्टी को 2013 में बनाया गया था, मतलब आम आदमी पार्टी के बाद ये पार्टी बनी है। और आपको बता दें कार्नाड संगमा जो हैं इसके समय प्रेजेंट में अध्यक्ष साहब हैं, चेयरपर्सन हैं। तो ये 6 पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी हैं। इनकी संख्या पहले ज्यादा थी और अभी जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कुछ जो पार्टियां 2 और थी, 8 थी, तो उन 2 पार्टियों को हटाया, क्योंकि वह जो मैंने आपको 3 क्राइटेरिया बताया उसको फुलफिल नहीं करती थी। एक तो मैंने आपको बताया कि 6% वोट और 4 सीटें, दूसरा मैंने आपको बताया कि 2% सीटें लोकसभा, और आपको तीसरा एक मैंने आपको इसका बताया कि यदि वह 4 राज्यों में रिकॉग्नाइज पार्टी हो, तो उस क्राइटेरिया को जो फुलफिल करती हैं वो सिर्फ अभी देश में हमारी 6 पार्टियां हैं। तो ये 6 जो है राष्ट्रीय पार्टी हैं और इन राष्ट्रीय पार्टियों को शामिल करने का अधिकार किसका है कि राष्ट्रीय पार्टी कौन होगी, इसको देने का अधिकार किसका है कि नेशनल पार्टी, तो आपको बताना इलेक्शन कमीशन। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा चुकी है 2023 में। दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात, आपको बता दें कि इन्होंने 4 राज्यों पे, आप कहेंगे 4 राज्यों के आधार पर इनको जो है राज्य स्तरीय पार्टी दर्ज किया गया था, क्योंकि इन 4 राज्यों में इनको जो वोट मिले थे वो अच्छे परसेंटेज मिले थे, 6.8 मिले थे। तो ये दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात के आधार पर आम आदमी पार्टी को जो है दिया गया था। आप कहेंगे भैया इनके तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला पहला आधार नहीं था, जो मैंने आपको बताया कि 6% और 4 MP, वो भी आधार नहीं था इसका। दूसरा आधार भी नहीं था, मैंने आपको बताया, ठीक है, कि 2% इन लोकसभा सीट। तीसरे आधार पर ये 4 राज्यों में जो है इन्होंने अपनी पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड कर दिया था एज ए स्टेट पार्टी, तो उस आधार पर जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है दे दिया गया। नेशनल पीपल्स पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा और क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त किया गया, ठीक है। नेशनल पीपल्स पार्टी जो कि 2013 में बनी, मैंने आपको बताया इस पार्टी को 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि इसने नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों पर अच्छी पकड़ बनाई हुई है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, और इन आधार पर जो मैंने आपको तीसरा आधार बताया उसी आधार पर एनपीपी को भी जो है नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला था, ठीक है। हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण रद्द करने का भी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि जैसे एनसीपी, ठीक है, और टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई, ये जो 3 पार्टियां थी, टोटल 9 में 3 हटाई गई थी, ठीक है। तो यहां पर आपको बता दें एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई, इन तीनों पार्टियों को इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही थी, तो इनको जो है राष्ट्रीय पार्टी से हटा दिया गया है। अब आपके मन में प्रश्न आता है छोटे भाइयों, ये तस्वीरें देख करके, जब आप पता है कई बार यहाँ पर बहुत सारे लोग एडल्ट फ्रेंचाइज हो चुके होंगे, 18 वर्ष से उम्र ज़्यादा हो चुकी होगी, उनके पास मतदाता पहचान पत्र भी होगा, लेकिन जब वो वोट डालने जाते हैं तो इन मशीनों का सामना देखने को करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक मशीन होती है, जब आप एंट्री करते हैं, एक मैडम साहिबा आपके वोटर आईडी को वेरीफाई करती हैं, आप और आगे बढ़ते हैं, आपकी इंक लगाई जाती है और आगे बढ़ते हैं, तो एक मशीन यहाँ रखी रहती है और यहाँ पर एक पोलिंग ऑफिसर बैठे होते हैं, ठीक है। तो एक जो है कंट्रोल यूनिट होती है, ईवीएम का ही पार्ट है, इसका नाम क्या है, कंट्रोल यूनिट। 2 होती हैं एक्चुअली में ईवीएम की मशीनें, और ये आपकी है, एक तो आपकी बैलेट मशीन, बैलेट यूनिट, बैलेट यूनिट, और ये बैलेट यूनिट जो है कंट्रोल यूनिट के साथ जुड़ी होती है,
जैसे आप ये मशीन जो है आपके अंदर रखी होती है और इसको तीनों तरफ से कवर कर दिया जाता है, जहां पर आप मत देते हैं जाकि ताकि कोई आपके मत को देखे ना, क्योंकि मत आपका अधिकार गुप्त अधिकार है, गुप्त मतदान का अधिकार है, और आप पता है यहां पर आप मत देते हैं। तो यहां पर जो ये मशीन होती है कंट्रोल यूनिट पे, इसका जो है वो पता चलता रहता है कि अंदर आपने बटन दबाई और मत जो है पड़ चुका है। आपको पता है एक मशीन और भी है जो आपके ईवीएम मशीन जो है, ये जो ईवीएम है जहां पर आपके जो भी कैंडिडेट होते हैं उनके नाम होते हैं, और जब आप बटन दबाते हैं तो बिप की आवाज आती है, रेड कलर जलता है, ठीक है। लेकिन एक मशीन और है वीवीपैट, ठीक है, वोटर वेरीफाइड पेपर जो है ऑडिट ट्रायल जो मशीन है। यदि आपने यहां पर जिस कैंडिडेट को वोट दिया होता है तो उसकी तस्वीर और उसका चुनाव चिन्ह जो इलेक्शन का सिंबल होता है वो यहां 7 सेकेंड के लिए दिखता है, 7 सेकेंड ओनली, 7 सेकेंड के लिए यहां पर वह जो है सिंबल आपको दिखता रहता है कि भाई 7 सेकेंड आपको ने वोट डाला है, वेरीफाई हो चुका है। और इसके बाद जो ये मशीन है इसमें प्रिंट होकर के एक पर्ची जो है इसी के अंदर बॉक्स के अंदर चली जाती है। ऐसा इसलिए किया गया, कई बार आपने देखा ईवीएम को लेकर के पूरे भारत में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो है प्रश्न खड़े किए जाते रहते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि इसके फंक्शन सही है, मैनुअली नहीं है इसमें, पता है। लेकिन आप बताइए कितना आसान हो गया है पहले से कि आप पता है मत डाल रहे हैं, आपकी पता है इस ईवीएम मशीन में, पता है छोटे भाई आगे मैं पढ़ाऊंगा, 2000 जो है क्षमता होती है, 2000 वोट जो है एक ईवीएम में आपके लोड होते हैं। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता, लोग कहते हैं हैक कर लेंगे, अरे भाई ये वायरलेस पूरी तरीके से होती है, इसमें कुछ भी वायर कनेक्शन नहीं होता है, सिर्फ पता है कंट्रोल यूनिट से जुड़ी होती है। और तीसरी बात यहां पर इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक वायर नहीं होता, बैटरी से चलाई जाती है, ताकि इसको हैक ना किया जाए या इसमें कोई भी बदलाव ना किए जाए। और वीवीपैट जो है इसको वेरीफाई करती है। लेकिन लगातार प्रश्न खड़े होते हैं, वो पार्टियों के अपने मुद्दे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईवीएम के बारे में क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो चुनाव कराने की प्रक्रिया है उसको सुगम बनाने का कार्य जो है, सबसे ज्यादा सरल और सुगम बनाने का कार्य ईवीएम ने किया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जो है हाल ही के वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है चर्चा पे रही है। तो इसका विश्लेषण तो बनता है, इसको समझना जरूरी हो जाता है, खास करके जब आप पता है यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको ईवीएम की अच्छी समझ होनी चाहिए कि ईवीएम का रोल क्या है और वीवीपैट का क्या रोल है। तो आप यहां पर चलिए मेरे साथ, यहां पर आप सीखेंगे ईवीएम के बारे में। ईवीएम इज ए डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड वोट इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। आपको पता है ईवीएम वो डिवाइस है जहां पर आप अपने बटन को दबाते हैं और आपके मत को रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि आपने इस कैंडिडेट को दिया। आपको बता दें ईवीएम का सबसे पहली बार प्रयोग 1982 में एक पारवूर विधानसभा है वहां पर केरल की विधानसभा में किया गया था। कहां पर किया गया था छोटे भाइयों? पारवूर विधानसभा में जो है किया गया था। आपको बता दें इसके बाद जब 1982 में किया गया, फिर ईवीएम को लेकर के सक्रियता नहीं लोगों में रही, क्योंकि विरोध बहुत ज्यादा है ईवीएम का। जो भी चुनाव हारता है उसको लगता है कि इस मशीन में कुछ खामी है, ठीक है, और हमें पुराना बैलेट पेपर दो, हम उसमें जाकर ठप्प मारें, भले इनवैलिड मारें, ठीक है, हमारा चल जाएगा, उसमें गिनती हम अपने आप काउंटिंग करेंगे और ये करेंगे। बहुत ज्यादा उसमें समय और बहुत इतने बड़े लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है ईवीएम से बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। और मुझे तो ईवीएम पे पूरा भरोसा है। यदि हम बात करें 1998 के बाद चुनाव आयोग ने मतपेटियों के स्थान पर कहा कि भाई ऐसा करते हैं, हम 82 से इसके ट्रायल को देख रहे हैं, बड़ा पारदर्शी है, बड़ा मतलब ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आप इस पे क्वेश्चन गलत उठाते हैं और यदि आप क्वेश्चन उठाते हैं तो आप हमारे सामने आइए, आपके क्वेश्चनों को लेकर के विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके प्रश्नों को हम जो है आपको यहां पर सामने जो है हल करेंगे, आपकी बातों पे जो है हम आपको जवाब देंगे, ठीक है। और कई बार पता है इलेक्शन कमीशन ईवीएम पे उठने वाले क्वेश्चंस को लेकर के बार बार मीटिंग करता है, विभिन्न पार्टियों से मिलता है और उनकी बातों को समझता है और अपने तथ्यों और फैक्ट के साथ जो है यहाँ पर उनसे बात करता है। 2003 में यहाँ पर यह तय हुआ कि भारत जो है सभी राज्य चुनाव में जो है, ठीक है, 2003 1982 में प्रयोग हो रहा है, ईवीएम के माध्यम से कराए गए, ठीक है। यहां पर सभी राज्यों के चुनाव जो 2003 में हुए। और जो 2004 का जो इलेक्शन हुआ था छोटे भाइयों, जब आपने देखा डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है अटल बिहारी वाजपेयी के बाद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उस लोकसभा के चुनाव में जो है यहां पर यह कहा गया कि उस लोकसभा का चुनाव पूरी तरीके से ईवीएम से हुआ था। 2004 का हुआ, फिर 4 के बाद 9 का हुआ, 2 बार कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन आपको पता है यहां पर ईवीएम का ही प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद 14 से आपके पता है प्रधानमंत्री मोदी जी बनाए गए और लगातार आपने देखा है ईवीएम का भारत में पूर्णतः प्रयोग देखने को मिलता है। तो यदि आपसे पूछा जाए ईवीएम 1982 के बाद जो है 2003 में विधानसभाओं के चुनाव में और 2004 में लोकसभा के चुनाव में पूर्णतः देखने को मिली।
अब आपके मन में प्रश्न उठता है कि ईवीएम को डेवलप कौन करता है? भाई डेवलप करने वाला कोई गड़बड़ी तो नहीं कर देता है? तो ऐसा नहीं है। एक भारत की बहुत ही विशेष कंपनियां हैं जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, अंडरटेकिंग कंपनियां हैं, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि बैंगलोर में है, छोटे भाइयों ध्यान देना, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो बैंगलोर है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जो है हमारे डिफेंस के अंतर्गत आती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो हैदराबाद बेस्ड है, ठीक है। दोनों फैक्ट आपको याद रखना। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं छोटे छोटे फैक्ट पर भी कि हमारी मुद्रा की प्रिंटिंग कहाँ होती है। उसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए ईवीएम को डेवलप करने वाली, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि हैदराबाद बेस्ड है। यह भी पता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आने वाली कंपनी है। और यहां पर छोटे भाई आपको ध्यान देना है, ये दोनों मिलकर के जो है ईवीएम को डेवलप करने का काम करती हैं। यदि हम बात करें फंक्शनली, इट हैज टू पार्ट, ठीक है। एक तो कंट्रोल यूनिट मैंने आपको बताया, और एक आपका बैलेट यूनिट। कंट्रोल यूनिट कहां पर होता है? पोलिंग ऑफिसर के पास जुड़ा होता है, और ये जो है बैलेट यूनिट से जुड़ा हुआ एक वायर से कनेक्शन होता है। द वोटर हैज टू सिंपली प्रेस टू बटन, ठीक है, ब्लू बटन यदि प्रेस करते हैं तो ये बैलेट यूनिट में प्रेस करते हैं, और ये जो है सिंबल दिखता है वीवीपैट में, और क्लियर हो जाता है कि वोट पड़ गया, ठीक है। आपको बता दें कुछ की फीचर्स है। ईवीएम बीइंग यूज्ड टू ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यहां पर 2000 वोट जो है एक ईवीएम में रजिस्टर रिकॉर्ड होते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। आपको बता दें यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई लैगिंग हो जाए, क्योंकि यहां पर एक बैटरी असेंबल की जाती है ईवीएम में, ठीक है। आपको बता दें यहां पर जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैंने एक बताया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बैंगलोर बेस्ड है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये आपकी हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती है, और ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। आपको बता दें ईवीएम में एक माइक्रोचिप होती है जो वन टाइम यूज होती है। ऐसा नहीं कि दूसरी पुरानी ईवीएम रख दी जाए और फिर उसको यूज कर लिया जाए, नहीं, वन टाइम चिप यूज की जाती है। ईवीएम वही रहती है, लेकिन जो माइक्रोचिप होती है उसको वन टाइम रीडेबल होती है। बेनिफिट्स क्या है? यदि हम ईवीएम से मतलब परीक्षा नहीं यहां पर कहूंगा मैं, ईवीएम से एक प्रकार की परीक्षा ही है, चुनाव का आयोजन करते हैं तो एक्यूरेसी होती है, क्योंकि आपको पता है निश्चित तौर पे ईवीएम जो है इनवैलिड वोट नहीं होते। पहले जैसे पता है आप लोग जाओ थप्पा मार दो, दो में मार देते थे। बूढ़े लोग पता है इनवैलिड कराते थे, जिसमें नहीं मारना है उसमें माराते थे, इनवैलिड वोट नहीं होते हैं। पेपर बैलेट में जो हुआ करते थे एक्यूरेंट वोट होते हैं आपके, ठीक है। और जो है बहुत सारे जो है और कंप्लेंट और लीगल डिस्प्यूट भी नहीं देखने को मिलते कि भाई हमारा वोट गड़बड़ हुआ है, हमारे वोट काउंट सही नहीं हो रहा है, हमारे वाले वोटों को वो कर दिया गया, जला दिया गया, हमारी जिस एरिया में ज़्यादा वोट मिल रहे थे वहाँ पर जो बूथ कैप्चरिंग हो गई है, मत पेटी सही से नहीं पहुँची, ये सब चुनौतियाँ नहीं देखने को मिलती। इफिशियंसी भी होती है, ईवीएम जो है आपको पता है वोटिंग प्रोसेस को और फास्टर और मोर इफिशिएंट बनाता है। आपने देखा होगा कि बहुत ही तेजी से वोटिंग हो जाती है, बहुत ही कम समय में इतने बड़े लोकतंत्र में वोटिंग हो जाती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि आप लगातार देखते हैं ईवीएम को लगातार ट्रांसपेरेंट बनाने, इनहेंस करने के लिए वीवीपैट जैसा प्रयोग भी किया गया, ठीक है। वोटर वेरीफाइड जो पेपर ऑडिट ट्रायल भी किए गए, जहां पर आप पता है वोट डालते हैं तो आपको वेरीफाई हो जाता है, 7 सेकंड आपको इमेज रिलोकेट होती है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है। लगातार आप देखते हैं कि हमारे देश में जो पेपर बैलेट पहले हुआ करते थे उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी। पेपर प्रिंट कराना है, फिर पेपर को प्रिंट कराने के बाद विभिन्न जगह पहुंचाना है, फिर बाद में उसकी काउंटिंग करना, एक एक पेपर को गिनना, बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य के रूप में देखने को मिलता था। लेकिन अब ईवीएम के माध्यम से बहुत ही कम समय में आप पता है रियल काउंटिंग होती है, यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव देखने को मिलती है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं पॉइंट देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं उस पक्ष पे भी चलूंगा जहां पर कंसर्न क्रिएट होता है कि ईवीएम क्यों जो है इफेक्टिव नहीं है। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। कई बार ये कहा गया कि ईवीएम जो है आंतरिक प्रणाली है, इसको मतलब कि मैनुअली नहीं है, तो हो सकता है इसमें सटीकता ना हो, इसमें निष्पक्षता ना हो, कई बार मशीन में अंदर से गड़बड़ी ना कर दी गई हो। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के प्रश्न भी खड़े होते हैं। कई बार ये प्रश्न भी करते होते हैं कि यहाँ पर इसलिए विश्वसनीयता पर जो है, रिलेबिलिटी पर भी प्रश्न खड़े होते हैं कि भाई तकनीक खराबी हो गई और यदि बटन कहीं और दबा रहे हैं, कोई और बटन दब रही थी, हम तो दबा रहे थे कमल का फूल, लेकिन देख रहे थे कि वहां पर तो लगातार हाथी हाथी पे दब रहा था, ठीक है। कई बार ट्रस्ट इशू भी है हमारे देश, हमें कई बार आपने देखा है कि ईवीएम में सब कुछ वीवीपैट जैसी चीजें और आधुनिक ईवीएम में जो है कई प्रकार से इलेक्शन कमीशन के द्वारा कई प्रकार से खुली बहस और चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। लेकिन यहां पर ट्रस्ट इशू है। विभिन्न प्रकार की जो पॉलिटिकल पार्टियां वो ये मानती हैं कि जो ईवीएम है उसमें सुरक्षा नहीं है, और ईवीएम में जो है जो मतदान होता है वो विधियां, जो मतदान की विधि है उसमें जो है समस्या है, कहीं ना कहीं दबाएं कहीं और, कहीं कुछ और, वोट पड़ जाए, ये सब देखने को मिलता है। अब बात आती है वीवीपैट की। जो ईवीएम से अटैच एक मशीन थी जिसको मैंने बताया था, जो कंट्रोल यूनिट जो आपका मैंने आपको बताया था बैलेट यूनिट से जुड़ी हुई मशीन थी,
वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट इज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम अटैच विद द ईवीएम। वीवीपैट जो होता है, यहां पर पहले इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिए, ठीक है। इस मशीन को जो है ईवीएम से जोड़ा जाता है। और छोटे भाइयों आपको मैं बता दूं, इस जब ये जोड़ा जाता है तो मैंने आपको ये भी बताया कि 7 सेकंड के लिए इमेज और जिसको आपने मत दिया वो आपको इसमें वीवीपैट में दिखाई देता है। इट वाज इंट्रोड्यूस, इस वीवीपैट को सबसे पहले जो है नॉक्सन असेंबली जो है नागालैंड में जो है 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे मैंने 1982 में आपको बताया कि ईवीएम को सबसे पहले पावुर केरल में यूज किया गया, उसी प्रकार से वीवीपैट का सबसे पहले उपयोग जो है 2013 में नागालैंड में किया गया, ठीक है। और देश में तो ईवीएम 2004 के बाद सभी लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। 2019 लोकसभा इलेक्शन वीवीपैट यूज वी ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। मतलब 2019 के लोकसभा इलेक्शन से यह तय कर दिया गया कि वीवीपैट जो है देश की सभी जगह पर लगाया जाएगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी लोगों को लगे और ट्रस्ट डेवलप हो। इसका फंक्शनिंग मैंने आपको बता दिया कि व्हेन ए वोट इज कास्ट इज स्लिप प्रिंटेड, एक स्लिप प्रिंट होती है और 7 सेकंड तक विंडो में दिखता है और उस स्लिप जो है उस बॉक्स में अंदर चली जाती है, ताकि यदि कई बार ये लगे कि इस मशीन में इतने वोट पड़े तो स्लिप के माध्यम से पता चल जाए कि देखो भाई इतनी स्लिपें इस व्यक्ति की मिली हैं। तो एक प्रकार से पेपर बैलेट का भी जो सपोर्ट है वो वीवीपैट जो है दे रहा है, ठीक है। आपको बता दें ये सुप्रीम कोर्ट जो है रूल आया 2013 में। सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो हमारे एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ गए और उन्होंने कहा कि भाई हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ जो है ईवीएम से मतदान मत कराइए, हमें पेपर ऑडिट भी चाहिए। तो उसके लिए वीवीपैट को अनिवार्य कर दिया गया 2013 से, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको 2019 से अलाउ कर दिया गया। ये देखिए यहां पर ये ईवीएम मशीन है और इसके साथ जुड़ी हुई जो है वीवीपैट है। तो हमने आज की क्लास के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका कंपोजिशन, उसके वर्क एंड फंक्शंस, साथ ही साथ हमने जो है इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत सारी कमेटियां और इसके द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के रिफॉर्म, और उसके आगे हम आकर के पढ़े यहाँ पर ईवीएम के बारे में और साथ ही साथ वीवीपैट के बारे में। तो आई होप ये क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी, और यदि ये क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना मत भूलिएगा। अभी क्लास में बने रहिए क्योंकि आज ही हम इस टॉपिक में संपूर्ण खत्म करने वाले हैं हर एक चीज को। तो चलिए चलते हैं आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये शब्द आपने हर राज्यों में चुनाव के दौरान, ठीक है, विभिन्न जो है लोकसभा के चुनाव के दौरान आपने जरूर सुना होगा। आचार संहिता लग गई, बड़ा भयावह वातावरण हो जाता है, जैसे लगता है कि कोई आपका बहुत कुछ आपके अधिकारों को छीन रहा है, बट ऐसा नहीं होता। आचार संहिता सुचारू, ठीक है, चुनाव के लिए जो है यह व्यवस्था लाई गई जिससे पता है निष्पक्ष और सुचारू और स्वतंत्र चुनाव हो सके। आपको पता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जब आचार संहिता लागू की जाती है, तो मैंने आपको बताया कि जब चुनाव की घोषणा होती है, इलेक्शन कमीशन जब चुनाव की तिथियों की घोषणा करता है, उसी समय से जो है आचार संहिता जो है लागू हो जाती है, जब तक परिणाम सामने ना आ जाए, ठीक है। आचार संहिता के दौरान किन बातों को रखना है आपको ध्यान, क्योंकि आप हैं एक भारत के सजग नागरिक। तो चलिए, आचार संहिता का उद्देश्य है चुनाव प्रचार, मतदान और मतगणना की जो प्रक्रिया है उसको व्यवस्थित, शांतिपूर्ण, स्वच्छ ढंग से जो है स्थापित करना और विभिन्न प्रकार के वित्त और राज्यों में मशीनरी के दुरुपयोग को रोकना, ठीक है। आपको बता दें केरल में सबसे पहले 1960 के दौरान जो है यहां पर चुनाव में जो है इसको जो है प्रयोग किया गया था। क्या नियम है आचार संहिता में? तो आचार संहिता का पहला नियम है, यदि आचार संहिता लागू हो जाती है किसी राज्य में, तो उस राज्य की जो पार्टी होती है, सत्ताधारी दल होता है, वह अपने किसी प्रकार की जो परियोजना या प्रोजेक्ट है उसको जो है नहीं, वहां पर योजनाओं को नहीं घोषणा कर सकता, कोई भी प्रोजेक्ट का जो है वहां पर इनॉग्रेशन नहीं कर सकता, कोई भी मतलब कि इमारत का शिलान्यास नहीं कर सकता या भूमि पूजन नहीं कर सकता कि मैं अब ये करूंगा आगे या ये मैंने किया। जब आचार संहिता लग गई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो आप बिल्कुल अब जो आपकी पार्टी है, आपकी सरकार है, वो आप जो अपने कार्यों को और योजनाओं को अब आप घोषित मत करिए, ठीक है। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान, सरकारी बंगले, कई बार जो सरकार के पदों में बैठे व्यक्ति होते हैं वो सरकारी गाड़ी में घूमने लगते हैं, सरकारी बंगलों का इस्तेमाल करते हैं, सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, ये सब प्रतिबंधित कर दिया जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान, और ये बहुत जरूरी भी है। चुनावी रैली में पुलिस जो है अपनी जो है मांगनी की जो अनुमति है वो भी नहीं होती कि आप भाई अपने सरकारी अधिकारियों के तरीके आप मतलब सरकारी
कर्मचारियों को अपने साथ लिए घूमिए, बिल्कुल नहीं होता। धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते कि मैं भैया इस धर्म का हूं और मेरी फलनवा जो है ये जाति का है, ये जाति का, ये जो है, आप इस आधार पर वोट नहीं मांग सकते। चुनाव प्रचार में किसी व्यक्ति की जमीन, घर या कार्यालय की दीवार पर जो है पोस्टर नहीं लगाए जाते। आचार संहिता लागू होने के बाद आप किसी के बिना मर्जी के दीवार में पोस्टर, बैनर चिपकाते हैं, ठीक है, या किसी विधायक जी का झंडा लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो आप समझिए कि आप कई बार अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है, कुछ भी आपके खिलाफ हो सकता है। वोटिंग के दौरान शराब की दुकानें बंद होती हैं। मैंने आपको बताया कि 48 आवर ड्राई डे, ठीक है, यदि इलेक्शन जहां होते हैं 48 घंटे कोई भी, आपको पता है, मदिरा का पान नहीं आपको मिलेगा। क्या आप पता है शराब के आधार पर किसी को अपना वोट बनाएं या शराब के झूठे लालसे में किसी को फंसाएं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान शराब बांटना भी आचार संहिता के खिलाफ है। आपने ऐसा देखा शराब और पैसे के नाम पर भारत में वोट होता है, ये सब कहने की बातें। भारत बहुत ही बेहतरीन लोकतंत्र है और कुछ लोगों पे पता है आप पूरे देश के अप्रोच को नहीं दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर आचार संहिता लगने के बाद वोटिंग वाली जगह पर किसी भी तरह का प्रचार सामग्री नहीं। जैसे आपका वोटर एक बूथ होता है और बूथ के आसपास आप पता है अपने पार्टी का या अपने सिंबल का वहाँ पर प्रचार करें, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है और इसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आपको जेल भी हो सकती है। मतदान केंद्र तक जाने के लिए पार्टी अपनी गाड़ी की सुविधा नहीं ले सकते। राजनीतिक दल वोटर को अपने पक्ष में वोट करने के लिए डरा और धमका नहीं सकते। पता चले गए कि लोग हथियार से जाकर के जो है वहां पर इस्तेमाल करके वोट अपनी जो है अपनी तरफ डलवाना चाहते हैं, या बूथ कैप्चर करके बोलते हैं सब वोट मेरी तरफ पड़े। तो इस प्रकार की जो है आचार संहिता में चीज़ों को नहीं किया जा सकता। हथियार के प्रयोग पर 2 साल तक की जेल है और 2 साल की सजा के बाद आप चुनाव लड़ने योग्य नहीं बचेंगे, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन एक महत्वपूर्ण बॉडी है, हमारी संवैधानिक निकाय है और इस बॉडी के साथ हमने अपने देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ने के लिए सारी चीज़ों को समझा और हम पता है अपने देश के लिए एक बेहतरीन सरकार चुनते हैं। तो आप भी ध्यान रखिएगा, इस बॉडी को फुल डिटेल्स में पढ़ चुके हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से और अपने व्यवहारिक और निजी जीवन के दृष्टिकोण से भी, और इलेक्शन को लेकर के आप भी पता सजग बनिए और अपने मत का प्रयोग किया करिए। आप भी सभी लोग एडल्ट फ्रेंचाइज हो चुके हैं और मुझे आशा है कि क्लास आप सबको बेहद पसंद आई होगी। सेशन को लाइक करिएगा, सेशन के साथ ही इस चैनल पे जो एक बेल आइकॉन उसको दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक को फुल डिटेल से पढ़ने के लिए जुड़ते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिएगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।